अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग नस के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि पास में आपसे पूछे गए। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज इज एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज मस्ट बी। अब देखो हमारे पास सिनेरियो ये है कि जब भी दो वेक्टर्स मिले और दो वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अदर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और वो होता है डेट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, कभी कभी ना आप ये वाली बात खुद भी देखोगे कि ये आर स्क्वायर आर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे आपके पास जो प्लस लिखा हुआ है ना, कभी कभी यहाँ पे जो है आपके पास माइनस भी लिखा होता है। वो बेसिकली आपके पास जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स होते हैं उनके लिए होता है। अब मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। जब भी मैंने जो है यहाँ पे आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा लगाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो आर वेक्टर है इसके अंदर ऐड हो रहा है माइनस का बी वेक्टर, तो उस केस के अंदर हमारे पास अगर आपने रिजल्टेंट मालूम करना हो, फिर हम आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। सुनो, अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, और हर एक की जो फोर्स की वैल्यू वो कितनी है, वो आपके पास आ रही है एफ, और आपके पास जो रिजल्टेंट है उसकी आपके पास वैल्यू कितनी है, उसकी भी आपके पास जो वैल्यू है वो भी आपके पास एफ है। तो अगर मैं अपने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, दैट इज आर की जगह पे एफ आ गया, और आपके पास जो ए फोर्स है उसकी वैल्यू भी आपके पास एफ है। जब एफ का स्क्वायर किया जाएगा तो आपके पास बन जाएगा एफ स्क्वायर, और जो आपके पास बी फोर्स है या फिर बी जो वेक्टर है उसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ है। तो जब उस एफ का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना बन जाएगा, एफ स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया एफ स्क्वायर। नाउ प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अगर आपको एग्जामिनर ये ना बताए ना कि आप ए वेक्टर के अंदर माइनस का बी वेक्टर ऐड कर रहे हो, जब तक आपने आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा अप्लाई नहीं करना, ठीक है। 90% केसेस के अंदर हम लोग आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा अप्लाई कर ही रहे होते हैं। अब मुझे बेसिकली जो वैल्यू चाहिए ना वो थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो थीटा की वैल्यू चाहिए, ओके। और थीटा मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो हो जाएगा आपके पास एस बी एस। नाउ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2, और जब ये एफ, जब ये वाला एफ इस एफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर। नाउ प्लस का 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ये वाला जो एफ स्क्वायर है वो इस एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। नाउ अभी आपके पास जो एफ स्क्वायर है यहाँ पे प्लस का है, जब ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब आपके पास जो ये एफ स्क्वायर है, ये इस एफ स्क्वायर से जो ये एफ स्क्वायर है ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अभी जो 2 है इसको आप नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब यहाँ पे आप सोचो कि जो कॉस थीटा है वो अपनी वैल्यू माइनस का 1/2 कब देता है। देखो, जब मैं कॉस थीटा जो है वो अपनी वैल्यू 1/2 कब देता है, कॉस थीटा अपनी वैल्यू 1/2 जब देगा जब आपके पास जो ये थीटा है, ठीक है, जब आपके पास जो ये थीटा है ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। सिमिलरली अगर कॉस थीटा अपनी माइनस की वैल्यू दे रहा है, यानी कि कॉस थीटा अपनी जो वैल्यू दे रहा है वो माइनस का 1/2 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये वाला थीटा है इसकी वैल्यू आपके पास बन रही है 120 डिग्री। तो कॉस थीटा जो है अपनी वैल्यू माइनस का 1/2 कब देता है, जब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, जब उसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। तो आपके पास जो 120 डिग्री है वो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन until it breaks is। अब देखो, आपके पास जो मटेरियल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, आपके पास जो मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और आपके पास जो इंजीनियरिंग है जो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ोगे उसमें से जो हाफ इंजीनियरिंग है ना उसके अंदर आप ये पढ़ते रहोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, और आपके पास जो है पोजॉन रेशोज़
और इनकी जो डायग्राम्स हैं और मशीन डिज़ाइन के कोर्सेज, स्ट्रेस एनालिसिस के कोर्सेज, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के कोर्सेज, आप जो हाफ इंजीनियरिंग है ना ऑलमोस्ट, वो आपके पास जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। तो आपके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपको उतना बेटर समझ में आएगा यूनिवर्सिटी में जाकर इंशाल्लाह। सो नाउ, अब आपके पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक मटेरियल आपके पास कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल, एक मटेरियल आपके पास कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। ये दो मटेरियल्स आपके पास मशहूर होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर। अब आपके पास इन दोनों मटेरियल्स को डिफाइन करने की जो डेफिनेशंस है ना वो अलग अलग है। ओके, लेकिन अगर हम लोग सेम पेज की बात करें और अगर हम लोग यूनिटी की बात करें, तो ब्रिटल में हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ब्रिटल वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास जो टफनेस होती है, जिनके अंदर जो इम्पैक्ट लोड सस्टेन करने की जो सलाहियत होती है वो नहीं होती, उससे हम लोग क्या होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि ब्रिटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कह रहे होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। नाउ डक्टाइल मटेरियल्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग जो है वो डक्टाइल मटेरियल्स कह रहे होते हैं। और उसको भी इस तरीके से भी कहा जाता है कि हमारे पास जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो हार्ड होते हैं। बेटर मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स होते हैं और जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। इनको इस तरीके से भी कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी जो डेफिनेशन और सबसे आसान डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास बेटर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। और डक्टाइल मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अब देखो, आपके पास जो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कोई घर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो घरों के जो रूफ होते हैं ना उनके ऊपर स्टील बार्स लगाए जाते हैं जिनको सरिये भी कहते हैं। वो जो स्टील बार्स होते हैं ना, तभी आपने देखा हो कि आपका जो घर है, अगर वो घर आपका टूट गया हो और अगर घर नया बन रहा हो, तो क्या होता है जो स्टील बार्स होते हैं वो वहां से निकाले जाते हैं। तो स्टील बार्स ना ऐसे लंबूतरे से हो जाते हैं और उनकी जो शक्ल है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो स्टील बार्स जो होते हैं उनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जो आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो जो स्टील बार्स हैं वो आपके पास वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। नाउ, अब आपके पास जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं इनकी जो एग्जांपल है वो ये हो सकती है कि आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं जहाँ पे जो है वो ट्रेन चलती है, तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो बेसिकली कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। और अगर कोई रेलवे ट्रैक के करीब रहता है ना तो वो ऑब्जर्व करेगा कि जब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेगा या फिर अगर वो सुबह उठ के रेलवे ट्रैक देखे तो वहाँ पे ना आपके पास ब्लैक 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 बहुत बड़े से ना डॉट्स होंगे। वो बेसिकली आपके पास जो डॉट होंगे होते हैं ना वो कार्बन के डॉट होते हैं। क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर बेसिकली आपके पास स्टील और कार्बन ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। अब आपके पास कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, स्टील की मिकदार कम हो जाती है, ओके, कास्ट आयरन के अंदर। और कास्ट आयरन को कास्ट आयरन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी कास्टिंग की जाती है, ओके। कास्टिंग बेसिकली होती है कि इसकी जो शेप्स होती हैं वो बनाई जाती है। सो नाउ, तो कास्ट आयरन होता है वो आपके पास ब्रिटल मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। और आपने अक्सर और पिछले देखा होगा कि जो ट्रेन है उसके जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कभी भी नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी रेलवे ट्रैक को खींचेंगे ना तो वो बासानी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी कम है। तो इस तरीके से बासानी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द ब्रिटल मटेरियल्स एंड द डक्टाइल मटेरियल्स। सुनाओ, अब आपके पास अगर मैं डक्टाइल मटेरियल्स का ग्राफ बनाऊं ना तो ये होता है हमारे पास कोई डक्टाइल मटेरियल्स का ग्राफ। ये आपके पास जो होता है वो स्ट्रेच चल रहा होता है और एक्स एक्सिस पे या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है वो स्ट्रेन चल रहा होता है। अच्छा, स्ट्रेन का आपके पास ना कोई यूनिट नहीं होता। अब आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ओके। और यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो रीजन मार्क हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो पहला रीजन होता है ना जो इस सवाल के मुतालिक है वो इसमें से दो रीजन है, ठीक है। जो ये पहला रीजन है ना ये हमारे पास कहला रहा होता है इलास्टिक रीजन। क्या कहला रहा होता है, ये हमारे पास कहला रहा होता है इलास्टिक रीजन। और जो ये दूसरा रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास कहला रहा होता है प्लास्टिक रीजन।
इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलास्टिक रीजन आपके पास वो रीजन है जिसके अंदर आपके पास जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन कहेंगे। प्लास्टिक रीजन हमारे पास ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता स्ट्रेस के। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक रीजन कहेंगे। और दूसरी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि इलास्टिक रीजन हमारे पास एक ऐसा रीजन रीजन होता है जिसके अंदर जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापसी आ जाती है और इसके अंदर 100% रिकवरी होती है बॉडी की। तो ऐसे रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन कहेंगे। प्लास्टिक रीजन में हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक रीजन हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उसके अंदर नहीं आती और इसके अंदर जो 100% रिकवरी है वो नहीं होती। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रीजन को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक रीजन। सो नाउ आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं ना उनके अंदर आपके पास हमेशा डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी होती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, इसकी जो मेजरमेंट है वो डक्टिलिटी होती है। तो आपके पास जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है ना किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मटेरियल के अंदर, वो डक्टाइल सब्सटेंसेस के अंदर होती है, वो बेटर सब्सटेंसेस के अंदर नहीं होती। अगर बेटर सब्सटेंसेस का हम लोग ग्राफ देखें ना तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये स्ट्रेस है, ये आपके पास स्ट्रेन है और ये आपके पास जो है कुछ इस तरीके से इनका समथिंग लाइक दैट ग्राफ बन रहा होता है। ब्रिटल मटेरियल की जो जो ग्राफ होता है ना वो ये होता है कि इनका जो यील्ड पॉइंट होता है, इनका जो आपके पास यील्ड पॉइंट होता है वो पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिहाज से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके लिहाज से हम लोग 0.2% का ऑफसेट ले रहे होते हैं और हम लोग ये पता लगा रहे होते हैं कि भाई इनके अंदर जो है वो इतना यील्ड पॉइंट आया हुआ है। तो 0.2% ऑफसेट हम लोग लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग ब्रिटल मटेरियल्स का जो यील्ड पॉइंट है वो पता लगाते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को सम अप कर सको ना, ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बन सकते हैं और फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर आपके पास जो है इंशाल्लाह मेरे लिहाज से जो थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर रहती है ना, आई होप कि वो क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो ये जो पॉइंट होता है इसके अंदर भी दो पॉइंट होते हैं। ये आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है, ये आपके पास कहला रहा होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग की जो बात है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर करेंगे। और ये वाला पॉइंट आपके पास कहला रहा होता है नेकिंग। नेकिंग का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास जो मटेरियल है, ठीक है, आपके पास जो मटेरियल है उसका जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है वो छोटा हो रहा है, तो उसको हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं नेकिंग। नो, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। अब देखो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो ये हो गया आपके पास F इक्वल्स टू 1/T। अब आपके पास जो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आपके पास 2 सेकंड का होता है। अच्छा, अगर आपको पेंडुलम के हवाले से नहीं बताया जाए ना कि पेंडुलम आपके पास कहाँ है, ज़मीन पे, आसमान पे, जुपिटर पे, मून पे, सूरज पर रखा हुआ है या ब्लैक होल के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, तो आपने वाली बात एज्यूम करनी है कि हमारे पास जो पेंडुलम है वो कहाँ है, वो ज़मीन के ऊपर ही है, अगर आपको ना बताया जाए तो। सो नाउ सेकंड पेंडुलम का आपके पास जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो आपके पास होता है 2 सेकंड्स। तो ये हो गया आपके पास 1/2। तो 1/2 होता है वो आपका बराबर होता है 0.5 के। तो ये आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.5 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपके पास द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मास डिफेक्ट ऑफ एन एटम रेफर टू। देखो मास डिफेक्ट ना आपके पास ये होता है कि आपके पास ना एक एटम है, ठीक है, और उस एटम का आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब सिनेरियो आपके पास ये है कि अगर उस एटम का जो मास होता है ना, ओके, उस एटम का जो मास होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एटॉमिक मास, उस एटम का जो मास होता है वो अपने एक्चुअल मास से कम होता है। उस एटम का जो मास होता है वो अपने एक्चुअल मास से क्या होता है, उस अपने एक्चुअल मास से कम होता है। रीज़न उसकी ये होती है कि हमारे पास जो एटम का कुछ मास जो होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और बेसिकली यहाँ पे आप आइंस्टाइन की क्वेश्चन भी पढ़ते हो और ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो एनर्जी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है E = mc²। यानी कि जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और जो मास है वो एनर्जी के अंदर क्या हो सकता है, बासानी कन्वर्ट हो सकता है। सो एनर्जी और मास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या है, एनर्जी और मास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है।
एनर्जी और मास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक ही बात है कि आपके पास जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब कोई जो स्टूडेंट है वो ये क्या कि मैं एनर्जी नाप रहा हूँ, कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं जो हूँ वो मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, दोनों का मतलब आपके पास जो होता है वो सेम ही होता है ना। न्यूटोनिक मैकेनिक्स के अंदर आपके पास मास और एनर्जी इन दोनों का मतलब आपके पास अलग अलग होता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके पास जो मास और एनर्जी है इनका जो आपके पास मतलब है वो सेम ही होता है। तो आपके पास जो एटम का एटॉमिक मास है अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा कम होता है एटम के एक्चुअल मास से। तो इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज मास डिफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो एटम का मास है वो कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो मास एनिहिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस, इसको हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज मास डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, और रेडियो एक्टिव रिएक्शन यूरेनियम से आपके पास बीबी के अंदर लेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हाउ मेनी अल्फा डिकेज आर एमिटेड फ्रॉम है। देखो आपके पास ना रेडियो एक्टिव डिकेज के अंदर सिनेरियो ये होता है कि सबसे पहली चीज़ आपके पास अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गैमा डिके होता है। बीटा डिके के अंदर भी आपके पास दो बड़ी टाइप्स आती है, वन इज पॉजिटिव बीटा डिके एंड द अदर वन इज नेगेटिव बीटा डिके। तो अल्फा डिके के अंदर क्या होता है, अल्फा डिके आपके पास एक ऐसा डिके होता है जिसके अंदर जो एटम का एटॉमिक चार्ज नंबर है यानी कि Z वो डिक्रीज हो जाता है 2, और एटम का जो एटॉमिक मास नंबर है, आई सेड द एटॉमिक मास नंबर, एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है 4, डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 4। तो ऐसे डिके को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे डिके को हम लोग कहेंगे अल्फा डीके। अब मेरे पास जो यूरेनियम है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो मेरे पास एटॉमिक मास एटॉमिक चार्ज नंबर है वो कितना है 92, और मेरे पास जो लेड है इसका जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो कितना है, वो है मेरे पास 82। यानी कि अगर मैं 92 से 82 को माइनस कराऊं तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का डिफरेंस। और मेरे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर होता है मेरे पास जो अल्फा डीके होता है उसके अंदर सिनेरियो क्या होता है, अल्फा डीके के अंदर मेरे पास सिनेरियो ये होता है कि जो एटम का एटॉमिक चार्ज नंबर है वो 2 टाइम्स कम होता है। कितने टाइम कम कम होता है, मेरे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है एटम का वो 2 टाइम्स कम होता है। तो यानी कि अगर मैं 2 अल्फा इक्वल्स टू 10 लिखूं और अगर मैं अल्फा डीके की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि इसके अंदर कितना अल्फा डीके आएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 10/2 आएगा। तो 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि इसके अंदर मेरे पास जो है वो 5 डीके होंगे। इसके अंदर कितने डीके होंगे, इसके अंदर मेरे पास जो है वो 5 डीके आ रहे होंगे। तो इसके अंदर मेरे पास 5 अल्फा डीके होंगे जिसकी वजह से मेरे पास जो यूरेनियम है, ओके, वो मेरे पास लेड के अंदर बासानी क्या हो सकता है, बासानी मेरे पास कन्वर्ट हो सकता है। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब अगर आपने ये पता लगाना हो कि आपके पास एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, अगर उसका अपने रेडियस पता लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दैट इज Rn=n² मल्टीप्लाई बाय R0। ये जो आपके पास एन स्क्वायर है शेल का नंबर है और जो R0 है उसकी वैल्यू आपके पास होती है 0.529। सो नाउ एन की जगह पे आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R0 की जगह पे आपके पास आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब आपके पास जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है यानी कि ये इसकी वैल्यू आपके पास होती है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। सुनो 0.529 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या करें आप इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करें, और जितनी बार आप इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे उतनी बार नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाएंगे। अब मैं जो हूँ वो इसका जो पॉइंट है वो 3 बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में 3 बार 0 लगाऊंगा 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 529 अपॉन 1, 1 के आगे 3 0, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। ना 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, और ये आपके पास जो 1000 है ना ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर क्यूब, और 10 की पावर क्यूब ही नीचे नीचे आपके पास पॉजिटिव में, जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास नेगेटिव के अंदर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 529 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। सुनो अब आपने 529 को 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो अब आपके पास 529 ऊपर चला गया, आपके पास 9 जो है वो नीचे आ गया। 9 9 से आपके पास होता है 81, तो 1 यहाँ पे आएगा, 8 ऊपर कैरी जाएगा। 9 2 से आपके पास होता है 18, 18 प्लस 8 कितना होगा 10, आपके पास 18 प्लस 10 आपके पास 28 होंगे, और 2 अगर कम हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 26। तो 6 यहाँ पे आएगा और 2 आपके पास आएगा यहाँ पे। 5 9 से आपके पास होता है 45, एंड 45 प्लस 2 आपके पास बराबर होता है 47 के। तो ये हो गया आपके पास 4767।
तो जब आप जो है 5 to 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4761। सुनो, 4761 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। अभी तो 10 की पावर माइनस का 3 है, इसका जो पॉइंट होगा ये 4761 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4.761 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। ये जो आपके पास 10 की पावर माइनस का 10 है ना इधर, ये आपके पास बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के, क्योंकि 10 की पावर माइनस का 10 आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4.761 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in capacitor is। अब आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब इन दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो अकॉर्डिंग टू डाटा होगा वो वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। अगर मैं डाटा देखूं तो मुझे जो है वो यहाँ पे बात आनी 1 माइक्रो फ्रैड गिवन है। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6 फ्रैड। और मेरे पास जो वोल्टेज है वो भी गिवन है, ये रहा मेरे पास जो वोल्टेज है वो कितना गिवन है, मेरे पास जो वोल्टेज है वो गिवन है 4000 वोल्ट। सो नाउ अगर मैं डाटा देखूं तो मेरे लिहाज से U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर अप्लाई करना मेरे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास U इक्वल्स टू 1/2। नाउ C की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइक्रोफ्रेड, और 1 माइक्रो आपके पास 10 की पावर माइनस का 6 के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर माइनस का 6। और नाउ V मतलब बोले तो वोल्टेज, और वोल्टेज कितना गिवन है, 4000 गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4000 का स्क्वायर। सुना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6। ये 4000 को मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ, डेट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000। अब मुझे पता है कि 2 1 सा 2 होता है, और 2 2 सा आपके पास क्या होगा, 4 होगा। सो ये हो गया आपके पास 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 4000। अब ये जो 2000 और 4000 है इनके अंदर आपके पास 10 और मल्टीपल ऑफ 10 आ रहे हैं, तो मैं उनको सेपरेट कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 2000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये जो 4000 है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। नाउ आपके पास जो ये 1000 होता है, आपके पास जो ये 1000 होता है ये बराबर होता है 10 की पावर क्यूब के। सो 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। जितनी भी 10 और मल्टीपल ऑफ 10 आ रहे हैं आप उनको सेपरेट करो, बाकी सबको सेपरेट करो। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब हमें पता है कि जो बेसिस सेम होती हैं, जब बेसिस सेम होंगी तो पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, पावर आपके पास हो जाएंगी एड्स। तो 4 2 सा कितना होगा, 4 2 सा आपके पास होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अगेन बेसिस सेम होंगी, अगेन जब आपके पास बेसिस सेम होंगी तो पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, एड्स हो जाएंगी। सो आपके पास जब 10 की पावर माइनस का 6 और 10 की पावर प्लस का 6 आपस में जब ऐड होंगे तो -6 प्लस का 6 जीरो हो जाएंगे, और किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर जीरो हो जाएगी तो वो 1 के बराबर होती है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास आंसर आएगा 8 जूल का। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस विच इज परफॉर्म क्विकली इज नोन एज। अब आपके पास जो एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत क्विकली परफॉर्म होता है उससे हम लोग कह रहे होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास होती हैं कि जो बलून बर्स्ट है वो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली आपके पास जो टायर बर्स्ट है वो भी आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या है, एक अदद एग्जांपल्स हैं। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंतहाई का स्लो प्रोसेस है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यही वजह है कि अगर मैं आपको इसकी ना पीवी डायग्राम दूं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मैं आपको पीवी डायग्राम दूं ना, और अगर मैं आपको इस तरह के दो जो है वो स्लोप बना के दिखा दूं और दो जो है वो कर्व बना के दिखा दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एडियाबैटिक कौन सा है, आइसोथर्मल का कौन सा है, तो आपने हमेशा वाली बात याद रखती है कि जिसका जो स्लोप है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होगा, वो जो आपके पास स्लोप होगा वो एडियाबैटिक का होगा। इस केस के अंदर आपके पास जो एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो ये वाला होगा, जिसका जो जो ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होगा वो स्लोप आपके पास एडियाबैटिक का होगा। तो ये आपके पास एडियाबैटिक का है,
जो ऊपर वाला है वो आपके पास आइसोथर्म का। यही वजह है कि आपके पास जो एडियाबैटिक आइसोथर्म का जो ग्राफ होता है वो एक के साथ यूजुअली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी इन विच एसी ऑफ 50 हर्ट्ज। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी। इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। सुनो, आपके पास जो 2 है वो 2 है, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14। लेकिन अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होगी, वो होगी 3। सर आप राउंड ऑफ क्यों करते रहते हैं हर क्वेश्चन में? हमने आपकी इतनी वीडियोस देखी हैं, आप जो है वो राउंड ऑफ करते रहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता होता है कि जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, वहाँ पे जो चॉइसेस रखी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड रखी जाती हैं। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत सारी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि इसका कौन सा राइट आंसर आपके पास होगा, जब भी मैं चीज़ों को राउंड ऑफ करता रहता हूँ। सुनो, 3.14 को आप मैं 3 बना रहा हूँ, आप चाहो तो आप नहीं बनाओ, आप पूरा पूरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। सुनो, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और आपके पास इधर सी नहीं आएगा, इधर जो है वो आपके पास आएगा एल। और आपके पास जो हेनरी है, कितना एल आपको गिवन है, इंडक्टेंस वो आपको गिवन है 0.5 का। 0.5 का मैं पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा तो आपके बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1। सुना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय जो 50 है, इसको मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर मैं 0.5 का पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1। सुनाओ, जब बेसिस सेम होंगी पावर आपके पास ऐड हो जाएंगी। जब 10 का 10 की पावर 1 आपके पास, जो 10 की पावर माइनस के 1 में ऐड होंगे तो आपके पास बन जाएगा 0। और नो 5 5 से आपके पास होता है 25, और 3 2 से आपके पास होता है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हमने जो है वो इसको क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सुनो, अब आपके पास 25 ऊपर चला गया, 6 आपके पास नीचे आ गया। नाउ 6 5 से आपके पास होता है 30, 0 यहाँ पे 3 ऊपर, 6 2 से कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और 12 प्लस 3 कितना होता है, आपके पास 15 होता है। तो 5 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 150 ओम। लेकिन सर क्वेश्चन में तो हमें 150 ओम नहीं गिवन, इसी वजह से क्योंकि मैंने 3.14 को 3 बनाया था और मुझे पता था कि मुझे अपने आंसर में क्लोज तरीन देखना है। तो 150 का क्लोज तरीन जो अकॉर्डिंग टू माई ऑप्शंस होगा वो कितना होगा, वो मेरे पास होगा 157 ओम। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा करीब तरीन चॉइस हो, फिर आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है उसको भी पता होता है कि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बहुत सारी डिस्टिंग्विश चॉइस देगा। देखो ना यहाँ पे कितनी चॉइस दी हुई है, 94.2 दी हुई है, 9.4 दी हुई है, 1.57 ओम दी हुई है, तो बहुत सारी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप ये मल्टीप्लाई भी नहीं करते ना, अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रांग थी तो आप ये भी पता लगा लेते कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड, ये आपके पास कहला रहा होता है बल्क मॉडुलस। एंड द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस ओवर लीनियर स्ट्रेन इट इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस। आगे जाके आप जो है वो यंग्स मॉडुलस को ही ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, यहाँ पे यंग मॉडुलस को आप बेसिकली जो है ज़्यादा वहाँ पे तरजीह दे रहे होते हैं। शेयर मॉडुलस का आप लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसका जो मेजर जो कॉमन नाम है ना वो आपके पास होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको आप लोग कह रहे होते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि आपके पास होता है शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन गैमा। ये आपके पास जो गैमा है ये शेयर स्ट्रेन होता है, इसको कभी कभी लोग फाई भी कह लेते हैं, एक ही बात होती है, जो कि एंगल को मेजर कर रहा होता है। क्योंकि जो शेयर स्ट्रेस होता है उसका ताल्लुक आपके पास ये होता है कि जो आपके पास जो कोई भी जो सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर वो लेयर्स आपस में जो है वो पैरेलली डिस्प्लेस हो गई, जिसकी वजह से वो इक्वली शेयर हो गई, ठीक है। और अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसी भी सरफेस के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो लेयर्स हैं अगर वो पैरेलल शिफ्ट हो गई तो आपके पास कहला रहा होता है वो शेयर स्ट्रेस, और आपके पास जो एंगल बन रहा होता है वो आपके बन रहा होता है शेयर स्ट्रेन। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चंस जो अगर आपसे नस के पास पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।